क्या कर रही हैं? महामारी के पूजा कोरोना को लेकर ना। बोलो महामारी की जय। आनर के देखो पूछे हो लगली ना मैया का तैयारिया पूछे हो लगली ना। नमस्कार, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मझारा तवक्कली गांव की महिलाएं हैं जो घाघरा नदी के किनारे कोरोना महाकाल की पूजा कर रही हैं। ये 7 दिन व्रत रख रोजाना नदी किनारे ये पूजा करेंगी। इनकी इस कोशिश से ये आभास हो रहा है कि किस कदर इस महामारी से हमारे ग्रामीण इलाके त्रस्त हो रहे हैं। अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लाचारी में इस बीमारी को भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल अब साफ होता जा रहा है कि कोरोना संक्रमण हमारे गांव देहात में तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हर राज्य में खस्ता हाल है। शहरों का हाल कुछ संभल रहा है, लेकिन अब बड़ी त्रासदी हमारे ग्रामीण इलाके झेल रहे हैं। तो पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव जी, हम एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। सर, मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि कोरोना संक्रमण हमारे ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव देहात का हाल खराब बताया जा रहा है, क्या आंकलन है आपका? मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, अगर ये क्लियरली विजिबल होगा तो आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के जिले हैं और ये पॉजिटिविटी रेशो है। तो जहां ऑरेंज कलर के ग्राफ हैं, यहां पीक आपको दिख रहा होगा, ये सरगुजा संभाग, रायगढ़, इस तरफ अभी पीक हो रहा है। और जो शहरी क्षेत्र पहले था, रायपुर, दुर्ग, यहां पर पॉजिटिविटी अभी डाउन हुई है। तो ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ में है कि कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में बढ़ रहा है, कुछ इलाके में कम हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक लिस्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा खराब हाल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों का ही बताया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? एक, शहरी क्षेत्रों से संपर्क में आना, क्योंकि ये संक्रमण ये तो स्पष्ट है कि चालू होता है ये शहरी क्षेत्रों में जहां बाहर से आना जाना लोग करते हैं, या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो चालू होती है। अगर कोरोना हमारे बीच में नहीं है, मतलब फिर कहीं से आया, तो ये शहरी क्षेत्रों में गांव के लोग जो काम करने के लिए आते हैं, ये इसको संक्रमण को लेके गांव में जाते हैं। तो ये क्रम हमने पहले दौर में भी देखा। दूसरे दौर में अभी संयोग से कहें कि शादी का भी समय है, तो बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादियां हो रही हैं, वहां वो एहतियात नहीं बरत पा रहे गांव वाले। शासन को कड़ाई करनी पड़ रही है, 10 का लिमिटेशन रखा है, 10 गात्र वगैरह में भी 10 का लिमिटेशन रखा है, शादी में लड़का पक्ष लड़की पक्ष 10-10 का लिमिटेशन रखा है। लेकिन जहां ये नहीं लागू हो पाता, टूटता है, वहां हमने देखा है कि संक्रमण फैलता है। तो इस दिशा में सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह के हो, गमी के हो, इनको सीमित करना पड़ेगा। लेकिन हालात तो शहरों में भी अभी ठीक नहीं है। खबर यह कि राजधानी रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में अब भी बेड नहीं मिल रहे हैं। बिस्तरों को अगर देखें तो ये 4 कैटेगरी में है मुख्य तौर पे। एक है होम आइसोलेशन, जो करीब 90% आबादी अभी ऑप्ट कर रही है। इसमें चिंताएं अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन 90% आबादी होम आइसोलेशन को ले रही है ऑप्शन। उसके आगे 3 प्रकार के बिस्तर हैं, एक नॉर्मल कोविड बेड्स, एक ऑक्सीजन युक्त कोविड बेड्स और एक आईसीयू के बिस्तर। तो होम आइसोलेशन तो घर में लोग चले गए, वहां पर कोई दबाव नहीं बनता, उनको देखभाल करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो नॉर्मल बेड्स हैं बिना ऑक्सीजन वाले, इसमें बिल्कुल दबाव नहीं है, बहुत कम मात्रा में लोग आते हैं। फिर अगली कैटेगरी है ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की। इसमें भी बहुत बिस्तर खाली रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं आते हैं। परेशानी होती है और कमी है वास्तव में तो आईसीयू बिस्तरों की। और जो पेशेंट होम आइसोलेशन में रहते हैं और सीधे आईसीयू की स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं, ये मृत्यु का भी सबसे बड़ा कारण बन रहा है और दबाव का भी यही कारण बन रहा है। कमी है तो आईसीयू बिस्तरों की है। कुछ अस्पतालों में बहुत ज्यादा कमी है, जैसा आपने बताया भीमराव अंबेडकर, ये हमारा मेडिकल कॉलेज है, एम्स हो गया, ये अग्रणी संस्थाएं हैं। तो अग्रणी संस्थाओं में आईसीयू के बिस्तरों की बहुत टाइट पोजीशन है।
तो सर अगर आईसीयू बेड्स की कमी है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आने की भी अब बात हो रही है। करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ये सरकार की तरफ से कमी होगी, क्योंकि अब हमको 2 बार चेतावनी मिल चुकी है। पहले वेव आया, उसके पहले भी बातें थी कि वेव आएगा, कुछ न कुछ संक्रमण होगा। फिर पहले वेव के बाद ये सबकी चर्चा थी कि दूसरा वेव भी आएगा, तीसरा वेव भी आएगा। बड़ी ताकत से दूसरे वेव ने हमको मारा है और उसके बाद भी हम तीसरे वेव की जानकारी रखते हैं। अब भी अगर हमने तैयारी नहीं की तो ये हमारी कमी होगी। प्लान हमने सरकार को, शासन को जमा कर दिया है, वित्त विभाग को दे दिया है और उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि जहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे पास, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर की भी पोस्टिंग होती है, वहां कम से कम 4 आईसीयू के बिस्तर हो जाएं। ये 176 करीब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। 28 जिलों में 9 जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं, शेष 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। तो ऐसे जिला मुख्यालयों में 10 या 20 आईसीयू के बिस्तर हमको व्यवस्था करनी है, इसका प्रस्ताव गया है। जो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 8 मेडिकल कॉलेजेस में 100 बिस्तर आईसीयू के कम से कम, और भीमराव अंबेडकर जो आपने अभी नाम लिया वहां पर 200 बिस्तर आईसीयू के ये होने चाहिए। तो ये प्लान है, इसमें से जितने के सैंक्शन मिलेंगे। लेकिन सर कोई टाइम फ्रेम है क्या कि कब तक ये तैयार हो जाएंगे बेड्स? टाइम फ्रेम 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हमको करना होगा, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही दबाव तीसरे वेव में आएगा तो उनकी व्यवस्था फिर नहीं मिलेगी। बिल्कुल। टीकाकरण में भी हालात ठीक नहीं बताया जा रहा है। अब रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में खबर यह कि सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रहा है। कारण मुख्य है वैक्सीन की कमी। वैक्सीन हमको सीमित मात्रा में मिल रही है और अभी बहुत उत्साह है लोगों में, खास करके 18 से 45 उम्र तक के नागरिकों में, कि हमको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लग जाए। ऑनलाइन व्यवस्था आज हम लॉन्च कर पा रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का अपना पोर्टल होगा जिसमें कि आप रजिस्टर अपने आप को करा पाएंगे। 2-1 दिन में ये पोर्टल क्रैश ना करे तो हम 1-2 दिन का टाइम ले रहे हैं। वैक्सीनेशन जो हो रही है उसको भी इसमें चढ़ा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होगी तो नागरिकों को सेंटर में जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के जो एकमात्र विकल्प है वो नहीं अपनाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये रश जो हो जाता है, सुबह 5 बजे जाते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, महिलाएं भी हैं, युवा बच्चे भी हैं, और फिर आपको वापस आना पड़ता है क्योंकि वैक्सीन की संख्या सीमित है। तो ये मुख्य समस्या आ रही है। हो सकता है कि ये ऐप ला जाए जी। लेकिन ये भी तो कहा, ये चर्चा ये भी है कि राज्य अपने टीकों का इंतजाम करें, तो इस पर आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? ये गलत है। ये जो निर्णय है मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं और हम लोगों ने इस बात को व्यक्त भी किया है कि नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय आपदा है, और राष्ट्रीय वैक्सीनेशन, राष्ट्रीय स्तर के टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, ये केंद्र सरकार को लेना चाहिए। एक व्यक्ति को टीके खरीदने चाहिए और उनको फिर न्यायोचित तरीके से सभी राज्यों को उनकी आबादी और स्थिति के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये अलग अलग करना, ये और भागदौड़ मचा रहा है, कंफ्यूजन मचा रहा है। कौन कितना ले जाएगा, कोई ज्यादा ले जाएगा, कोई कम ले जाएगा, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो टीकों की कमी को देखते हुए केंद्र से आपकी क्या मांग है, क्या नीति है छत्तीसगढ़ की? इसमें अब दुर्भाग्य से राजनीति इसमें आ जाती है कि अगर केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम तो नहीं लगाएंगे, तो अब राज्य सरकार अगर कहती है कि अब हम भी अपने नागरिकों को अबैंडन कर दे रहे हैं, हम उनको त्याग दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, तो नागरिक कहां जाएंगे? तो राज्य सरकार के पास विकल्प नहीं रहता ऐसी स्थिति में, बजाय ये कहने के कि हम, आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। जैसे ही राज्य ने कहा कि हम करेंगे तो अब केंद्र सरकार कह रही है, राज्यों ने तो कह लिया हम खुद करेंगे, तो हम क्यों करें? तो ये गलत प्रकार की, इतने बड़े संक्रमण के समय गलत प्रकार की राजनीति, ये उचित नहीं थी। केंद्र सरकार खरीद रही थी, केंद्र सरकार को खरीदते रहना था, ईमानदारी से उनको, देश को विश्वास में लेना था कि हमारे देश में 7 करोड़ टीके ही महीने में बन रहे हैं, हम उसकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही क्षमता बढ़ेगी हम और टीके उपलब्ध कराएंगे। ऐसा न करके उन्होंने आधे टीके अपने पास रख लिए, आधे टीके राज्यों को दे दिए। केंद्र सरकार को 20% आबादी को वैक्सीन लगानी है, राज्य सरकारों को 40% आबादी को वैक्सीन लगानी है, और आधा आधा आप लेके चलेंगे तो कैसे न्यायोचित डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये पूरा प्रबंधन ही गलत है।
बिल्कुल मिस्टर सिंहदेव, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब भी अगर आईसीयू के बेड्स के इंतजाम, नमस्कार, धन्यवाद जी, इंतज़ाम करने में अगर 3 से 4 महीने का समय लगेगा तो हम समझ सकते हैं, और एक एक करके हर दिन हम राज्यों की स्थितियां समझेंगे कि वाकई में कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है स्वास्थ्य प्रबंधन। बहरहाल आइए रुक करते हैं हम आगे। उत्तर प्रदेश में एक तरह से जहां पर यह भयानक महामारी में वेंटिलेटर की भारी कमी है, वहीं पीएम केयर्स फंड से यूपी के अस्पतालों को भेजे गए वेंटिलेटर बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है नहीं है। और ऐसे ही कई अस्पतालों का हाल बता रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। एक कहावत है कि कूड़े के भी दिन फिरते हैं, फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे। पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, 39 इस्तेमाल हुए, 75 एक साल से पड़े थे। मीडिया में खबरें आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं। शासन के दिशा निर्देशों में 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं, और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। बलिया के जिला अस्पताल में मंत्री उपेंद्र तिवारी मुआयना करने पहुंचे तो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी दी। वो नाराज हुए। बलिया के सरकारी अस्पतालों में 29 वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। मंत्री भी बेबस हैं, बस शिकायत कर रहे हैं। 18 वेंटिलेटर बसंतपुर में पड़े हुए हैं, 11 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के ही पड़े हुए हैं, जो उस समय भी ट्रायल होकर के हैंड ओवर लोगों ने नहीं लिया। और इस आधार पर जो कल मैंने मीटिंग लिया उसमें 18 वेंटिलेटर खराब स्थिति में पड़े हुए थे। जिला प्रशासन और कमिश्नर ने और प्रमुख सचिव तक मेरी बात हुई। कौशाम्बी जिला अस्पताल में सरकार ने 24 वेंटिलेटर भेजे, इनमें से 15 प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए। 9 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में धूल फांक रहे हैं क्योंकि यहाँ भी उन्हें ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट नहीं भर्ती किए गए। 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं है। संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराएंगे। लखीमपुर खीरी के कोविड अस्पताल में 25 वेंटिलेटर लगाए गए, लेकिन 18 बंद बताए जा रहे हैं। यहाँ भी उन्हें ऑपरेट करने का स्टाफ नहीं है। डीएम कहते हैं कि वेंटिलेटर खराब हुए हैं, 24 घंटे में बन जाएंगे। वर्तमान में भी कुछ हमारे वेंटिलेटर्स खराब हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर आ चुके हैं, वो देख रहे हैं और हम समझते हैं कि अगले 24 घंटे में उसको ठीक कर लेंगे। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को 60 वेंटिलेटर मिले थे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि 50 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दलवीर सिंह ने सीएम को लिखा है कि इस कोरोना काल में वेंटिलेटर जीवन रक्षक है। पीएम केयर फंड और विधायक निधि से 60 से ज्यादा वेंटिलेटर दिए गए थे, उनमें 50 वेंटिलेटर शोपीस बने हुए हैं। वेंटिलेटर न मिलने से हुई मौतों के लिए वो लोग भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं जो यूपी के तमाम जिलों में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की भर्ती नहीं कर सके। फिरोजाबाद में जितेंद्र, बलिया में करुणा सिंधु, कौशाम्बी में नितिन और अलीगढ़ में अदनान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है। वाराणसी में दिवंगत पंडित राजन मिश्रा के बेटे ने कहा कि मंदिरों की जगह अब समय है अस्पताल बनवाने का। कोरोना ने पंडित राजन मिश्रा को भी नहीं बख्शा। इस बीमारी से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बनारस में बीएचयू के अंदर डीआरडीओ ने 750 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया, जिसे पंडित राजन मिश्रा अस्पताल का नाम दिया गया। पर उनके बेटे इस बात से दुखी हैं कि अब उनके नाम पर अस्पताल बनाइए या कुछ कहीं करिए, लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अस्पताल में एक आधा बेड मिल पाया था और वेंटिलेटर तो मिल ही नहीं सका था, जिससे उनकी जान बच जाती। बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ के जरिए बना यह पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल है,
जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में 750 बेड हैं, जिनमें 250 बेड आईसीयू के हैं। उनमें ज़्यादातर वेंटिलेटर वाले बेड है, पर अफसोस जिनके नाम पर यह अस्पताल बना उन्हें एक अच्छी एम्बुलेंस और एक अदद वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौत हो गई। इसका दर्द भी उनके परिवार को है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और पूरे सिस्टम से कि जब हमारे पिता जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़ी शख्सियत को समय पे चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसे वेंटिलेटर है या फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने पंडित राजन मिश्र के सम्मान में इस अस्पताल का नाम रखा तो उनके बेटे का दर्द छलक कर बाहर आया कि अब उनके न रहने पर उनके नाम के अस्पताल से उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते। ये दर्द अखबार की सुर्खियां बनी और जब एनडीटीवी ने उनके बेटे से बात की तब भी यह दर्द साफ दिखा। उनके बेटे का कहना है कि यह दर्द किसी और को न हो, इसलिए सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बजाय अस्पतालों पर पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार से हमारी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हज़ारों करोड़ के जो बात है कि इतने हज़ार का ये बनेगा, उतने हज़ार करोड़ का वो मंदिर बनेगा, ये मूर्ति बनेगी, उस पर पैसा ना लगा के अगर अच्छे फुल्ली इक्विप्ड अस्पताल और अच्छे एम्बुलेंस, अच्छी हमारा हेल्थ सिस्टम पे अगर पैसा खर्च दें तो शायद हमारे हिंदुस्तान में और कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। पंडित राजन मिश्र के बेटे का ये दर्द यूं ही नहीं है, यह उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है जो छलक कर बाहर आ रहा है। वक्त रहते चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने के जिस दर्द से पंडित राजन मिश्र का परिवार गुजरा है, उससे कोई और रूबरू न हो सके, उसके लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी बेटे ने जो बात कही है वो जायज़ भी है और वक्त की मांग भी। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वाराणसी से गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे कोरोना काल में ग्रेटर नोएडा के गांव का हाल। ग्रेटर नोएडा के जिन गांव की बेशकीमती जमीन पर लाखों करोड़ों के फ्लैट बन रहे हैं, उन गांव में दर्जनों लोगों की कोरोना से मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हैं। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ये ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव के हालात पर देखिए रवि रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के खुर्दपुर गुज्जर गांव में बुधवार को एंटीजन टेस्ट कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। 50 लोगों के एंटीजन टेस्ट के बाद 3 लोग पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन गांव के प्रधान की माने तो 20 दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग बुखार खांसी से बीमार हैं। कितने लोगों की अभी तक आपके गांव में डेथ हुई है, जैसा कि लोग बता रहे हैं? अभी जो है 26 जो है वो डेथ हो चुकी हैं और अभी और जो है पीड़ित हैं, अभी बीमार हैं गांव में। सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये आगामी समय में भी रोजाना इसकी जो है जांच होती रहे, ताकि जो है पीड़ित जो व्यक्ति हैं उसको घर से अलग रख करके उपचार किया जा सके, ताकि जो है संक्रमण एक दूसरे को ना लगे। भाभी को बुखार आया, बुखार आने के बाद उन्हें दवा दिलवाई गई, लेकिन वो बुखार उनका नहीं उतरा। दूसरे दिन उन्हें जब सांस लेने में 24 घंटे के बाद उन्हें दिक्कत पैदा होगी। उन्होंने कहा मुझे सांस नहीं लिया जाया, तो फिर उन्हें नोएडा ले गए हम। नोएडा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी हॉस्पिटल में एडमिट। फिर हमने एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया प्राइवेट में, वहाँ उन्हें ऑक्सीजन भी मिली, लेकिन उनके फेफड़े लंग्स पे उनका सीधा आक्रमण वायरस का हुआ
और उन्हें सांस लेने में दिन पे दिन इतनी परेशानी हुई कि वो आईसीयू में चली गई और उसके बाद वो इतनी ग्रसित हो गई कि वो संडे में उनकी डेथ हो गई। खैरपुर गुज्जर से हम ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव की ओर बढ़े। सैनी गांव के विजय नागर हमें मिले। बीते एक सप्ताह के भीतर बुखार और ऑक्सीजन कम होने से उनके 2 चाचा की मौत हो गई। गांव वालों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 19 अप्रैल से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग होम आइसोलेशन में हैं। 19 अप्रैल को मेरे ताऊजी सुरेशचंद नागर जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, उनकी कोरोना से डेथ हुई कैलाश हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 28 अप्रैल को जो उनसे छोटे भाई जो हमारे चाचा थे उनके वो भी कोरोना से एक्सपायर हुए। इसके अलावा अन्य लोग एक्सपायर हुए काफ़ी। हमने 23 अप्रैल को जो सीईओ का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ प्राधिकरण का, उस पर हमने लिखा कि गांव में सैनिटाइज किया जाए कि गांव में बीमारी फैल रही है कोरोना। तो जवाब मिलता वहाँ से व्हाट्सएप पर ही कि आप डीएम से संपर्क कीजिए और 2-3 नंबर दिए हमें। उन नंबरों पर संपर्क किया तो वो नंबर बंद जा रहे। फिर मैंने लिखा कि गांव में सैनी जो है ग्राम पंचायत नहीं है यहाँ पर और ये प्राधिकरण के अधीन आता है और इसकी जवाबदेही जो प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि सैनिटाइज कराना और सारी स्वास्थ्य जांच कराना। उसके बावजूद कोई वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। ये 19 अप्रैल से लेकर अब 12 मई तक की लिस्ट है, जिसमें 16 आदमी डेथ कर चुके हैं और अभी काफ़ी लोग बीमार हैं और बाकी काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं और किसी की जाँच नहीं हो रही है, न कोई वैक्सीनेशन हो पूरे गाँव के अंदर, नहीं कोई सैनिटाइजर हो रही है। यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग बीमार हैं जिनका चेकअप नहीं हुआ है। गांव में हो रही मौतों और होम आइसोलेशन को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के आधा दर्जन कर्मचारियों की ड्यूटी यहां रखे महज एक ऑक्सीजन सिलेंडर को बांटने के लिए लगाई गई है। हमारे देश में 1000 आदमियों पर केवल एक डॉक्टर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो इस आपदा में क्यों चरमरा गई हैं, क्योंकि कभी हमने सेहत पर बात ही नहीं की। हमारे चुनाव में कभी भी स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है। यही वजह है कि आज आपदा के वक्त आपको जो लाशें हैं वो सड़क पर मिल रही हैं, नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं उनको मिल रही है, कब्रिस्तान में ज़मीन जो है वो कम पड़ गई है। लेकिन इन गांव के लोगों के लिए ना तो टीके और न ही कोरोना के टेस्ट की सुविधा है। पूरा गांव चंद झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे है। मीडिया की टीम आई। अच्छा। तो मीडिया की टीम देख के हाँ। तो ये प्राधिकरण डर गया। अच्छा। तो प्राधिकरण ने एक सिलेंडर लौटा दिया बालक की तरह जी। अच्छा। पता ना खा लिया भरा हुआ। झोला छाप डॉक्टरों ने ही जान बचा रखी है। क्या करें, लोकल लोग हैं, रिक्स लेके अपनी जान पर उनसे मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन लगाते हैं, उनसे ही फिर अपनी जान बचा रहे हैं। कहीं किसी अथॉरिटी की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। ये दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर और ग्रेटर नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के बीच के गांव के हालात हैं। दूर दराज के गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव के बारे में सोचना ही एक डर पैदा कर देता है। ग्रेटर नोएडा से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गांव में कोरोना से बुरा हाल है। यहां के लगभग हर गांव से हर रोज टेस्टिंग और ऑक्सीजन के अभाव में ग्रामीण मर रहे हैं। कई गांव कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। मोदी नगर के सीकरी कला गांव में आधिकारिक तौर पर पिछले 14 दिनों में 14 मौतें हुई हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की पहली लहर थी जब पिछले साल, तो हमने देखा कैसे तमाम लोग शहरों से गांव की ओर जा रहे थे। उनका कहना था कि गांव सुरक्षित है। लेकिन इस लहर में कोरोना ने गांव में भी बेहद भीषण संकट पैदा कर दिए हैं। हालात ये हैं कि हर गांव में आधिकारिक तौर पर जिनकी पुष्टि हो पा रही है 4 से 5 मौत हो रही हैं। हम इस वक्त गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके के गांव सीकरी कला में हैं और यहाँ पर भी हालात जैसे मेरठ में है, रोहतक में है, मुजफ्फरनगर में है, वैसे ही ख़राब हैं। हर गांव में हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। टेस्टिंग नाम मात्र की है, दवाइयाँ राम भरोसे हैं और अगर ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ गई तो समझिए कि भगवान ही मालिक है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। सुरमेश शर्मा। सुरमेश जी, आप गांव के प्रधान हैं।
क्या हालात हैं गांव में इस वक्त? सर हालात बहुत गंभीर हैं, काफ़ी गंभीर है और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। भय का माहौल ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आपके गांव में पिछले 2 हफ्तों में कितनी मौतें हुई हैं? 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरों बताए जा रहे हैं, खांसी जुकाम वगैरह, सबके अंदर वही लक्षण है। मैं शर्मा जी, आपके छोटे भाई की डेथ हुई कोविड से। जी। क्या नाम था उनका? नरेश शर्मा नाम था। क्या हुआ था? सर उससे पहले हल्का सा बुखार हुआ था। बुखार होने पे दवाई लिए, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं रविंद्र गुप्ता MBBS हैं, उनसे दवाई लेकर आया था। 3 दिन की दवाई के बाद उसको सांस उखलने लगी उसकी। कोई हेल्प नहीं, कोई ना तो मुझे एम्बुलेंस से कोई हेल्प मिली, ना कोई हॉस्पिटल का कोई हेल्प मिली, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। फिर अपनी ही प्राइवेट गाड़ी में, हम बेशक चाहे भाई था हमारा, हम अपनी प्राइवेट निजी गाड़ी में लेके उसे गए। हम भी तो संक्रमित होंगे भैया, हम भी तो होंगे संक्रमित, लेकिन हमें कोई सरकार फेल है। सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हॉस्पिटल जाने के बाद रेमडेसिविर के इंजेक्शन 30-30 हज़ार रुपये में हमने अवेलेबल कराए। बहुत कालाबाजारी, बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज़ मिल जाती तो वो बच जाता। ना ही बुला पाएंगे, ना बुला पा रहे हो सब। असहाय महसूस होता है, हेल्पलेस बिल्कुल। कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। इस कागजों में सब बता देते हैं सब चीज़ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। सरकारें भले ही कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन अब जब गांव में भी पहुंच रहे हैं तो हालात शहरों जैसे ही हैं। यहाँ पर भी हर रोज़ लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं बुखार आया, टेस्टिंग नहीं हो पाई और मौत हो गई। तो फिलहाल क्या शहर क्या गांव, कोरोना से हर जगह भीषण हालात हैं और लोग रोज़ मर रहे हैं। सहयोगी राकेश कुमार के साथ मोदी नगर के सीकरी कला गांव से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे श्रीनगर। यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बेड्स की हो रही है किल्लत। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। श्रीनगर के अस्पताल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। हाल ये है कि गंभीर मरीजों को भी बेड के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है, हालांकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में हबला बेगम बेड मिलने का इंतजार कर रही हैं। इस बड़े से कोविड केयर सेंटर में कोई बेड उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन वाले 90 बेड भरे हुए हैं। उमर वानी को नहीं लगता कि उनकी 70 साल की मां को अस्पताल में बेड मिलेगा। उनका कहना है कि उनके जिले गंदरबल में इलाज की ठीक ठाक सुविधाएं न होने की वजह से उनको अपनी मां को लेकर श्रीनगर आना पड़ा, लेकिन यहाँ भी बेड के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुझे लगता है वहाँ रहकर कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ आया कि अस्पताल में इलाज हो जाएगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ जगह मिलेगी या नहीं। पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मामलों में श्रीनगर के सभी अहम कोविड केयर सेंटरों में बेड कम पड़ रहे हैं। तकरीबन 5000 मामले जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं और स्वास्थ्य महकमा इतने मामलों से निपट नहीं पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना मरीजों की भीड़ से निपट पाना मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में पूरी क्षमता के साथ काम हो रहा है। हम ऐसे कगार पर हैं कि अगर गंभीर मरीजों की संख्या कुछ दिनों में बढ़ी तो हम इस हालत में पहुंच जाएंगे कि हमारे पास बेड कम पड़ सकते हैं। हम इस हालत को अपनी ओर से बेहतर करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी बड़े अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट हैं। लेकिन मामलों में बढ़ोतरी से अस्पताल दबाव में है और बेड की कमी महामारी से निपटने में एक बड़ी चुनौती है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया।